चलिए वर्ल्ड हिस्ट्री का शुरू करते हैं। ये पेज लूसेंट का है। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। रिवीजन, ये सिर्फ रिवीजन प्रोसेस के लिए 12 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाया जा रहा है प्रति पेज। चलिए, चंद्रमा, मून, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। मून चंद्रमा का अध्ययन क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। मून के अध्ययन को सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का धूल के मैदान, चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। शांति का सागर कहाँ है? शांति सागर, तो शांति सागर हमारा है चंद्रमा पर है। और चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। और चंद्रमा का पिछला भाग है अंधकार में, यानी कि डार्क है पूरा। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिटीज पर्वत कहाँ है? तो जो 34,000 फीट 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है, जो चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह किसको कहते हैं? तो चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? तो लिबनिटीज पर्वत है। लिबनिटीज पर्वत कहाँ है? तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत का नाम भी है लिबनिटीज पर्वत ही है, जो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी नाम जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा लगभग 17-27 दिन 8 घंटे का पूरी करता है। चंद्रमा पृथ्वी को एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे परिक्रमा पूरी करता है। इस समय अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण कि चंद्रमा का सदैव एक भाग दिखाई पड़ता है, एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग को देख सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का 57%, 57% भाग को ही देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का भाग। पृथ्वी का अक्ष तल, पृथ्वी के अक्ष के साथ चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष का कोण बनता है। देखिए, दिखता है मात्र 57%, कोण बनाता है 58.8%। 57% दिखता है, 58.4 डिग्री 58.4 डिग्री अक्ष का कोण बनाता है। अब चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3,480 चंद्रमा का व्यास 3,480। और द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। और चंद्रमा पृथ्वी के बीच में औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है? तो पृथ्वी और चंद्रमा की औसतन दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी के संदर्भ चंद्रमा के परिक्रमा अवधि 29 दिन है, 29.5 दिन है, जो कि 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। और इस समय में चंद्रमास और साइनोडिक मास कहते हैं। चंद्रमास और साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय में दृष्टिकोण से नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27 दिन 7 घंटा 43 दिन 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। क्या कहलाती है? नक्षत्र मास कहलाती है। 27 दिन। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। यानी कि सौर का 11 चाहिए, चंद्रमा का 5 चाहिए। यानी कि ज्वार उठने के लिए सौर और चंद्रमा के बीच का अनुपात 11:5 का होना चाहिए। शक्तियों का अनुपात सौर और चंद्रमा का अनुपात कितना? 11:5 का होना चाहिए। 11:5 का होना चाहिए। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लिए गए चट्टानों से पता चलता है। अपोलो के एक यान है जो कि अंतरिक्ष में गया था। कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, यानी 460 करोड़ वर्ष पुराना है। और चट्टानों में टाइटेनियम की अधिक मात्रा मिली, यानी कि जो अपोलो के द्वारा जो चट्टान लगे उसमें किस मात्रा की अधिक मात्रा मिलती है? टाइटेनियम की मात्रा अधिक मिली है। चलिए अब देखते हैं हम लोग हम लोग देखते हैं इस सारणी को देखते हैं। तो इसमें सारणी में देखते हैं कि पता चलता है कि इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बुध जो सबसे कम परिक्रमण काल लेता है 88 दिन। बुध सबसे कम परिक्रमण काल लेता है 88 दिन। अब देखिए, और इसमें गर्म होने के कारण, यानी कि बुध शुक्र का गर्म होने के कारण गर्म का चमकीला दिखता है।
पृथ्वी जल के कारण नीला दिखता है। शुक्र गर्म होने के कारण चमकीला दिखता है, पृथ्वी जल के कारण नीला दिखता है। अब मंगल आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखता है। मंगल किस कारण लाल दिखता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। अब बृहस्पति जो होता है वो पीला दिखता है सल्फर डाइऑक्साइड का। बृहस्पति सल्फर डाइऑक्साइड के SO2 के कारण पीला दिखता है। बृहस्पति SO2 के कारण पीला दिखता है। SO2 के कारण पीला दिखता है। बृहस्पति ग्रह जो है वो SO2 के कारण क्या दिखता है? पीला दिखता है। शनि काला दिखता है N2 के कारण। N2 के कारण शनि जो है काला दिखता है। शनि जो है काला दिखता है N2 के कारण। शनि जो काला दिखता है N2 के कारण। अरुण और वरुण, अरुण जो है वो हरा दिखता है मीथेन के कारण। अरुण हरा दिखता है मीथेन के कारण। अरुण हरा दिखता है मीथेन के कारण। अरुण हरा दिखता है मीथेन के कारण। और वरुण हल्का नीला दिखता है मीथेन के कारण। हल्का नीला दिखता है मीथेन के कारण। अब परिक्रमण वर्णन काल में ग्रहों के अपने काल्पनिक अक्ष धुरी पर घूमना, अपने धुरी पर घूमना, परिक्रमण और घूर्णन। परिक्रमण और घूर्णन। अब परिक्रमण होता है ग्रहों को सौर के चारों ओर घूमना। उपग्रहों के चारों ओर घूमना। ग्रहों के चारों ओर घूमना क्या परिक्रमण काल कहलाता है। अब आइए लघु सौरमंडल पिंड में अब एरिस्ट्रॉयड यानी क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच में छोटे छोटे आकाशपिंडियां जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। और खगोल शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। टूटे टुकड़ों से क्या हुआ? विस्फोट के कारण जो छोटे छोटे टुकड़े हुए उससे क्या हुआ? क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है, पृथ्वी का पृष्ठ पर विशाल गर्त बनाता है। जब वह क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो क्या बनाता है? विशाल गर्त बनाता है। जैसे कि लोनार झील महाराष्ट्र में बना है। फिर बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। फोर बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है। फोर बेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह अगर पृथ्वी से टकराता है तो क्या बनाता है? तो एक गहरा गर्त बना देता है। और इसका एग्जाम्पल है लोनार झील महाराष्ट्र का। और फोर बेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देख सकता है। फोर बेस्टा। अब बताइए सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे निकट होता है, तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। सुपरमून कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसको सुपरमून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसको सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून, सुपरमून या फिर पेरिजी फुल मून, सुपरमून या पेरिजी फुल मून। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है उसको सुपरमून कहते हैं। सुपरमून को ही क्या पेरिजी फुल मून कहते हैं। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा, इसमें क्या होता है कि चांद जो 14% ज़्यादा बड़ा दिखता है, 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसमें क्या होता है? सुपरमून जब होता है तो सुपरमून कब होता है? जब चंद्रमा अधिकतम नजदीक होता है पृथ्वी के, तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको सुपरमून कहते हैं। सुपरमून को ही हम पेरिजी फुल मून कहते हैं। और इस स्थिति में पेरिजी फुल मून या फिर सुपरमून की स्थिति में चंद्रमा जो अधिक चमकीला 14% अधिक चमकीला, 14% चांद जो है 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला, 14% अधिक बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखता है। सुपरमून शब्द वर्ष 1979 में ज्योतिष रिचर्ड नोल शब्द 1979 में रिचर्ड नोल ने दिया था। सुपरमून का दिया था। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होता है। एक कैलेंडर में कितना पूर्णिमा होता है? 2 पूर्णिमा होता है। तो दूसरी पूर्णिमा का चांद, तो एक माह में 2 पूर्णिमा होता है और दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि 2 पूर्णिमा के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना है। इसका मुख्य कारण है कि 2 पूर्णिमा के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 में 31 अगस्त को देखे गए थे। 31 अगस्त पूर्णिमा को यानी कि दूसरा वाला पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। यानी कि 31 अगस्त को ब्लू मून कहा जाता है। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून होते हैं। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। 2 या अधिक माह ब्लू मून होता है तो उसको क्या कहा जाता है? मून ईयर कहा जाता है। वर्ष 2018 ब्लू मून ईयर था। 2018 में क्या था कि 2 या 2 से अधिक माह ऐसा था उस 2018 के साल में जो कि ब्लू मून था, तो उसको क्या कहता है? ब्लू मून ईयर कहते हैं। ब्लू मून ईयर का 2018 को ब्लू मून ईयर कहते हैं। 2018 में पहला ब्लू मून 31 जनवरी और दूसरा ब्लू मून 31 मार्च। पहला ब्लू मून 31 जनवरी, दूसरा ब्लू मून 31 मार्च को देखा गया था। और सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहाँ अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा। अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 कहाँ उतरा था? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहाँ से अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा। और शिव शक्ति चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर वह स्थान है। यानी कि अपोलो 11 उतरा था, उसका नाम पड़ा सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। चंद्रमा
जो अपोलो 11 उतरा था सी ऑफ ट्रांक्विलिटी, और जो शिव शक्ति पॉइंट उनका जब जो चंद्रमा पथ के दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा उसको शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम, चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम जो जहाँ उतरा था दक्षिणी ध्रुव, उसको कहते हैं हम लोग शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति बौने ग्रह यानी कि यम बौने ग्रह, प्लूटो को बौने ग्रह का नाम रखा गया है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 1,34,340 रखा गया। इसका नया नाम रखा, प्लूटो का नया नाम 1,34,340, प्लूटो का नया नाम 1,34,340 रखा गया। क्लाउड टामियो ने 1930 में खोजी थी, यानी कि क्लाउड टामियो प्लूटो का खोज कौन किया था? टोमियो 1930 में प्लूटो का खोज 1930 में क्या रखा? क्लाउड टोमियो ने रखा था। अगस्त 2006 में IAU के प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण, यानी ग्रह के मापदंड पर उसमें खरे नहीं उतर, 2006 में इसका प्राग सम्मेलन में क्या कर दिया गया? यम को यानी कि प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। प्लूटो के ग्रह के श्रेणी से निकाल कर जाने के कारण आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसका कारण क्या? प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से क्यों निकाल दिया? क्योंकि प्लूटो जो है वो आकार में चंद्रमा से छोटा है। प्लूटो जो आकार में चंद्रमा से छोटा है, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। ये जो प्लूटो जो है उसको किस कक्षा पर? तो वृत्ताकार कक्षा पर नहीं घूम रहा था, और वरुण की कक्षा को क्या कर रहा था? काट रहा था। सेरस की खोज इटली के कौन सा? पियाजी ने किया था। सेरस की खोज कौन सा? पियाजी ने किया था। और IAU नई परिभाषा के अनुसार नए बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि IAU के नए परिभाषा के अनुसार प्लूटो को यम को कहाँ रखा गया है? तो बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास से, इसका व्यास यानी प्लूटो का व्यास बुध के व्यास से 1/5 है। इसका व्यास बुध के व्यास के 1/5 है। इसका व्यास बुध के व्यास से 1/5 है। अब अन्य बौने ग्रह हैं चिरान एवं 2003 UB 313। अन्य प्लूटो तो बौने ग्रह है, इसके अलावा बौने ग्रह कौन है? तो प्लूटो चिरान और 2003 UB 313, 2003 UB 313 इरिस है। चलिए आगे देखते हैं। कॉमेट धूमकेतु किसे कहते हैं? सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं, जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। क्या कहते हैं? धूमकेतु या पुच्छल तारे। सौरमंडल के छोर पर बहुत छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान है, धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। यह गैस और धूल का संग्रह होता है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। और धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसित होता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। क्योंकि सूर्य किरणें क्या करती है? इसकी गैस को क्या बनाता है? चमकीला बनाता है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। धूमकेतु की पूंछ क्या होता है? हमेशा सूर्य से दूर होता हुआ दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है? 76 वर्ष है। हेले का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में हेले धूमकेतु का परिक्रमण 76 वर्ष, अंतिम बार इसे हेले धूमकेतु को 1986 में 1986 में देखा गया था, और अगली बार 2062 में देखा जाएगा। हेले धूमकेतु पिछली बार 1986 में देखा गया था, और हेले धूमकेतु आगे 2062 में 1986 2062 में देखा जाएगा। अब इसके आगे हम लोग भूगोल हिस्ट्री भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।